साइंस का पहला चैप्टर चल रहा था। आवाज़ बढ़ाओ थोड़ी सी। हम पढ़ रहे थे भारत में संवैधानिक विकास। जब टीचर आ जाए तो ये रोज़ बताया जाता है कि चुपचाप रहना चाहिए, फिर बोलना नहीं चाहिए। लेट आने वाले जो है ना, उनको लगता है अभी क्लास शुरू हुई है, क्लास 1 घंटा पहले स्टार्ट हो जाती है। 8:15 बजे क्लास है ना तुम्हारी, एक ये सेकंड क्लास है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि तुम वही मिल रहे हो। जो टाइम पे आ गए वो 8:15 बजे से पहले पहुंच गए होंगे यहाँ। कल हम लोगों ने संवैधानिक विकास पढ़ना स्टार्ट किया और हमने बात की थी, कंपनी बनी थी जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बनी थी 31 दिसंबर 1600। तब आपके यहाँ राज चल रहा था अकबर का, और ये ब्रिटेन के 100 व्यापारियों ने इकट्ठे होकर पैसा लगाया और कहा अपनी महारानी को आप हमें परमिशन दीजिए, हम व्यापार करेंगे। कितने साल के लिए? 15 साल। 15 साल के इस व्यापार के स्टार्टिंग के 8 साल तो वैसे ही चले गए। इन्होंने भारत में आने का प्लान तो बनाया लेकिन एग्जीक्यूशन में नहीं आया। और 1608 में पहली बार एक आदमी जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, ये भारत का रुख करता है। और भारत में जब ये पहुंचा तो इसको पता चला यहाँ तो अकबर है ही नहीं, अकबर तो मर गया 3 साल पहले। और यहाँ किसका राज है? जहांगीर का। ये जहांगीर से मिलता है और जहांगीर को अपनी बातों से पूरी तरह से कोशिश करता है मैं कन्विंस करूं ताकि जहांगीर राजी हो जाए कि हमारे देश के व्यापारी इस देश में व्यापार कर लें। जहांगीर कहता है देखो भैया मेरे बस की बात नहीं है, हमारी टेरिटरी है ये लैंड एरिया, और जो ये पानी का हिस्सा है इस पे चलती है पुर्तगालियों की। मेरे तो खुद के पिताजी यानी अकबर, ये कह रहा है जहांगीर, उनका जो व्यापार था ना उस पर भी हम इन पुर्तगालियों से लेके एक लेटर लगाते थे जिसको उस टाइम में कोई अलग नाम लेते थे, लेकिन हम जानते हैं भाई इनकी परमिशन का लेटर था कि लाइसेंस मिल गया, अब आप व्यापार करने के लिए हिंद महासागर में चले जाओ। ये अगर नहीं लगाना इस शिप पे जो यहाँ से चली तो वो 100% लूट ली जाएगी। यानी अकबर को भी परमिशन लेटर लेना पड़ता था। किससे? तो पुर्तगाली सोच लो कितने स्ट्रांग थे पानी वाले इलाके में। अब जहांगीर ने कहा मैं तुझे परमिशन दे तो दूं, लेकिन फिर ये पुर्तगाली परेशान करेंगे, पहले इन पुर्तगालियों से बातचीत करके क्लियर कर लो तुम्हें परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। 3 साल जहांगीर को बहुत कोशिश करके भी राजी नहीं कर पाया हॉकिंस, अपने देश लौट गया 1611 में। 1612 में उसके देश यानी BEIC और पुर्तगाली एक युद्ध लड़ते हैं जिसका नाम मैंने कल बताया था, स्वाली का युद्ध, जिसमें ये 1612 में विजयी हुए और पूरे इंडिया में धाक बन गई कि अच्छा पुर्तगाली भी हार सकते हैं। पुर्तगाली आज से नहीं है, पुर्तगाली 1498 में आपके यहाँ आने का समुद्री मार्ग खोज के आए थे और तब से वो आपके भारत के इस हिस्से के मालिक इन द सेंस पानी के मालिक, भारत के मालिक नहीं, बन के बैठे हुए थे। इन्होंने अपने यहाँ पे कहा था ना कि हम हिंद महासागर के स्वामी हैं, तो सोचो इनकी कितनी धाक थी। अब उस धाक पे किसने पानी फेर दिया? चारों तरफ BEIC की वाहवाही, और इस वाहवाही का फायदा जहांगीर को भी लगा कि अब मौका है, मुझे इनको परमिशन दे देनी चाहिए। और इसीलिए BEIC इस युद्ध के बाद क्लियर हो गया कि भारत में व्यापार कर सकता है। व्यापार के बदले हमारे राजाओं को वो क्या देगा? टैक्स। हमें अपनी कमाई से मतलब है, कोई व्यापार करो, हमें क्या फर्क पड़ता है तुम पुर्तगाली हो या तुम अंग्रेज हो या तुम डेनमार्क वाले हो या तुम डच हो। हमने व्यापार के लिए कह दिया। 1615 में मान लीजिए इन्होंने काम करना शुरू किया, धीरे धीरे करके 1707 तक ये आपको बहुत बढ़िया टैक्स देते रहे क्योंकि आपके यहाँ ताकतवर राजा थे, इनको पीटते भगा देते अगर ये टैक्स ना देते। 1707 में जैसे ही किसकी डेथ होती है? औरंगजेब। ये बात अभी कुछ दिन और खिंच जाएगी, 50 साल नाम का खा लेंगे 50 साल बाद के राजा। औरंगजेब की धाक का जो असर था उसके 50 साल के फायदे 1757। लेकिन इस बीच में एक आदमी आ गया, कहाँ से आया था वो? ईरान, जिसका नाम था नादिर शाह। और उसके अटैक ने एक बात तो क्लियर कर दी कि भारत अंदर से खोखला है, ये दिखावट है बस, ये 1707 के बाद कुछ नहीं है इनके पास। और इसीलिए 1739 के नादिर शाह के अटैक के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हिम्मत बढ़ी और उसने आपके ही देश में रहते हुए आपके बंगाल के नवाब से पंगा मोल लेते हुए वहां की किलेबंदी स्टार्ट कर दी। पहले भी ये किले बनाते थे लेकिन वो फैक्ट्री छोटी मोटी थी, वो ऐसी थी कि चाहे तो राजा एक रात में उसको गिरा दे। अब इन्होंने पक्की ऊंची दीवारें बनानी शुरू कर दी और चारों तरफ से इस एरिया को घेरना, जिसका विरोध किया बंगाल के राजा जिसका नाम क्या था? सिराजुद्दौला। और इसने कहा भाई तुमने परमिशन ली थी फैक्ट्री की, ये तुम ये फौज क्यों इकट्ठी कर रहे हो, क्यों इतना बड़ा किला बना रहे हो? तो सिराजुद्दौला को जवाब मिला कि हम ऐसा ही करेंगे और तुझे अगर दिक्कत है तो लड़ लेते हैं। सिराजुद्दौला अपनी सेना लेके पहुंचा, लेकिन एक आदमी की गद्दारी, आप सब उसका नाम जानते हैं, मीर जाफर की गद्दारी के कारण ये युद्ध असलियत में लड़ा ही नहीं गया। प्लासी का युद्ध दिखावटी है, किताबों में है, कागजों में है, रियलिटी में कोई लड़ाई हुई ही नहीं थी। हाँ, इस युद्ध में मीर जाफर बन गया बंगाल का नवाब और जो असली नवाब था जिसका नाम क्या था, इसका मर्डर कर दिया गया। और ये अंग्रेजों की बहुत बढ़िया एक मान लीजिए सक्सेस का पहला मील का पत्थर था। यहाँ से इनकी जड़ें जमने लगी और ये समझ गए कि इंडियंस में गद्दार को ढूंढ लो और इनके राजा को मरवा दो और इस तरह आप यहाँ के प्रशासक बन सकते हैं। कुछ साल बीते थे 1757 के बाद 1764, और मीर जाफर के बाद बंगाल में दुखी होकर इन्होंने मीर कासिम, क्योंकि मीर जाफर मना करने लगा पैसे देने से, ये प्राइवेट कंपनी है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपका कौन राजा, इनको चाहिए भाई हमें प्रॉफिट चाहिए, हमें 10-20 लाख रुपए लेने हैं, अब नहीं देगा तो भगा देंगे। मीर कासिम समझदार था, इसने सबसे पहला स्टेप क्या लिया? अपनी राजधानी परिवर्तन। राजधानी
इतनी दूर ले गया ताकि रोज आने से अपने आप ही ये झिझकें। एक तो बिल्कुल घर में बैठे थे, एक दूर 100 किलोमीटर। तो राजधानी परिवर्तन के बाद अगला स्टेप मीर कासिम ने लिया कि तुमसे तो हम टैक्स नहीं लेते ना, मैं इंडियन कंपनीज के ऊपर से भी टैक्स को हटा दूंगा। अब मैंने आपको कल भी बताया था, इंडियन क्वालिटी कपड़े की इतनी बेहतर थी कि आपके कपड़े की धाक महारानी ब्रिटेन तक के कानों में थी कि इंडिया के कपड़े की बराबरी नहीं कर सकता। आपका कपड़ा महंगा कर दिया था क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स था, और आपके एक बेवकूफ राजा फर्रुख सियर ने अपनी बीमारी ठीक करने के चक्कर में भारत का सत्यानाश कर दिया। फर्रुख सियर ने इनका बंगाल का सारा ट्रेड टैक्स फ्री कर दिया, यानी इनका कपड़ा अगर 25 पैसे का बिकता है तो आपका 50 पैसे का। अब 50 पैसे को आदमी अवॉइड करेगा, 25 को खरीद लेगा। आपका कपड़ा धीरे धीरे कम हो गया था। मीर कासिम ने कहा इंडियन कपड़े से टैक्स हटाओ, दोनों बराबरी पे आ जाएंगे। बराबरी पे आते ही कौन सा बिकेगा? जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी। हमारे कपड़े की क्वालिटी अच्छी थी, हमारे कलर्स, हमारी हर चीज़ बहुत बढ़िया। इस बात से कौन चिढ़ गई दोबारा? BEIC, क्योंकि उनको पता था कि वो कंपटीशन में हमारे सामने स्टैंड कर ही नहीं सकते। वो कुछ कर लेंगे लेकिन कंपटीशन में हमारे कपड़े की मुकाबला बराबरी नहीं कर पाएंगे। इस बात से BEIC चिढ़ गई और इन्होंने कहा ठीक है, लड़ना पड़ेगा। लेकिन इस बार की लड़ाई एक बड़ी लड़ाई थी, और ये बिहार के कहाँ की गई थी? बक्सर, जिसमें सच में 3 ताकतवर फौज आके खड़ी हुई। एक थी शाह आलम सेकंड की, जो कि मुगल बादशाह दिल्ली में बैठा है, एक थी शुजाउद्दौला, और एक थी मीर कासिम। इन तीनों की सेना, मीर कासिम जो ये दिल्ली वाला है ना, जो औरंगजेब का वंशज है, इसे कहते हैं रॉयल आर्मी, इसके पास ही शाही सेना। ये तीनों लेके आते हैं अपनी अपनी बड़ी सेना, और इनके सामने एक छोटी सी सेना BEIC की। इस बार गद्दारी का कहीं कोई प्रमाण नहीं है, कहते हैं युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में इस छोटी सी फौज ने इन तीनों की बड़ी बड़ी सेनाओं को हरा दिया। ये भारत का कहीं ना कहीं मान लो, या तो उनके मन में डर था कि BEIC ताकतवर है, इनके वेपन्स, इनके हथियार बहुत बढ़िया हैं। ये तीनों हार गए, और इस हार के बाद अगस्त के महीने में कब हुआ था युद्ध? ये 1764 ना, अगले साल 65 में कहाँ संधि की गई? इलाहाबाद। और 12 अगस्त और 16 अगस्त को इसको छोड़ दो, इससे कोई बातचीत नहीं, इसका तो टारगेट था खत्म करना। इसको कहा ये अवध का था, तूने गलती से भैया जो गलती की है इसका भुगतान भुगत, और 50 लाख रुपए और चुनार का किला। और इसको कहा आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, लेकिन आपकी क्योंकि टेरिटरी पूरा इंडिया है, आप हमें टैक्स इकट्ठा करने का, कहाँ कहाँ से? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों की दीवानी हमें दे दीजिए। यानी यहाँ से हम पैसा इकट्ठा करेंगे, यहाँ जितना टैक्स आएगा वो BEIC का। क्योंकि हारा हुआ आदमी ऑप्शन नहीं रख सकता, भिखारी के पास चॉइस थोड़ी होती है। हम तो बिल्कुल नीचे थे, हमें वो मानना पड़ा जो इसने कहा। और इस तरह अंग्रेजों ने, जो आपको टैक्स देके नमस्ते करके हाथ जोड़ के खड़े रह के कहते थे कि क्या व्यापार कर लें, उन्होंने अपना परमानेंट साधन बना लिया इनकम का, और बहुत तगड़ा साधन। ऐसा कि ये 4-5 साल में आपके देश के लीडर बन के बैठ गए। और 1765 की संधि ने इनके पास धन की हद से ज्यादा बारिश कर दी। ये आपसे टैक्स लेते, आपका सारा टैक्स अपने घर भर लेते, फिर आपसे सामान लेने जाते, आपसे सामान लेते, और बदले में जो आपने टैक्स दे रखा है ना, उसी का कुछ हिस्सा आपको दे देते। यानी आपका दोहरा नुकसान किया। टैक्स आपका इनके पास गया, आपका सामान इनके पास, कुछ पैसा आपको दे दिया। धीरे धीरे करके 4-5 सालों में ही इसका रिजल्ट मैंने आपको बताया था। 1770 में कहां अकाल पड़ा? बंगाल। और 3 करोड़ में से 1 करोड़ की आबादी मर गई। ये पहला नुकसान दिखा। और धीरे धीरे इनकी नीतियों ने हमें बर्बाद कर दिया। हमारे जितने लोग कृषि करते थे, क्योंकि टैक्स बढ़ाते गए, अब टैक्स बढ़ाते जाएंगे तो हम कृषि से हटते जाएंगे। फिर हम धीरे धीरे, जब कोई काम धंधा नहीं बचा, हमारे कपड़े बिकने बंद हो गए, क्योंकि इनके कपड़े सस्ते और हमारे कपड़े महंगे। हमारे जो बेचारे हथकरघे का काम करके कपड़ा बनाते थे, सब बर्बाद। सारे छोटे मोटे जहां ना पहले भारत में हाट चलते थे, हाट मतलब होता है बाजार, हर आदमी अपने हाथ से हुनर, कुछ भी कपड़ा बनाया, कुछ भी किया, पेट भर के सोता था, भूखा नहीं सोता था, रिच थे हम। लेकिन इनके आने के बाद हमारा मार्केट पूरी तरह बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। हमारी खेती बर्बाद, लोगों ने खेती करनी बंद कर दी, क्योंकि टैक्स इतना बढ़ा दिया कि जितना पैदा किया वो सब देना है। तो लोगों ने धीरे धीरे खेती करना बंद कर दिया, घर के काम धंधे बंद हो गए, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। भूखे मरते तो क्या करते? फाइनली जाके हमने BEIC को कहा आप हमें काम दे दो। तो इन्होंने कहा ठीक है, हमारी फौज है, हमारी फौज में आ जाओ। और हम इंडियंस अपने इंडियंस से लड़ने के लिए ही, या उन्हीं को मारने के लिए इनकी फौज में शामिल होने पर मजबूर हो गए, क्योंकि ये ब्रिटेन से तो सारे सैनिक ला नहीं सकते। अब इनको मान लीजिए 1 लाख की फौज तैयार करनी है, तो इसमें 75,000 इंडियंस थे और 25,000 इनके थे। तो 75,000 इंडियंस को इल ट्रीटमेंट देते थे, ये इनको गालियां देते, इनकी बेइज्जती करते, हर जगह एक्सप्लॉइटेशन। पहले हमारे काम धंधे खत्म करवाए, हमारी खेती खा गए, और अब हमें अपने ही अंडर रख के एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कम तनख्वाह दे रहे हैं, गालियां देते हैं, बदतमीजी करते हैं, कुछ नहीं कर पाते। ये इनकी पूरी पिक्चर है कि कैसे इन्होंने एक्सप्लॉइट किया। अच्छा, अब इन्होंने आपको ऐसा दिखाया नहीं, ये तो अब समझ में आता है हमें। हम उस टाइम में इतने समझदार नहीं थे कि पिक्चर हमें तब दिखती, अब तो क्योंककि पढ़ लिख गए हमें दिखता है अच्छा ये सब इनकी चालाकी। उस टाइम इन्होंने ऐसे दिखाया कि हम तो बहुत अच्छे हैं और तुम बेवकूफ़ हो, इसलिए हम तुम्हें सही राह दिखा रहे हैं। इन्होंने अपने टाइम पर, जब ये सब हो गया ना 1765 में, एक आदमी का मैंने कल नाम बताया था, क्लाइव का, हेक्टर मुनरो और क्लाइव बताए थे ना दोनों। हाँ, क्लाइव ने बड़ी चालाकी से BEIC को स्ट्रांग बना दिया। 1765 के बाद एक बहुत बड़ी चीज़ क्या थी? ये भ्रष्टाचारी थे। हम भ्रष्टाचारी इतने बड़े नहीं थे जितने ये थे। ये बहुत पैसा खाते थे हम लोगों से। इनके छोटे छोटे आदमी भी हमारे राजाओं के पास जाके कभी नजराना मांगते, कभी उपहार मांगते, और लाखों रुपए के सामान खाते। तो कंपनी ने फील किया कि इनके कंपनी के आदमी इंडिया में गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, और इंडिया था अमीर, इंडिया पर जल्दी असर नहीं दिखता था। तो इन्होंने कहा हम इंडियंस को ऐसे एक्सप्लॉइट होने नहीं देंगे। झूठ बोल रहे हैं, दिखावट कर रहे हैं, अपनी कंट्रोल के लिए क्या कह रहे हैं कि चलो हम इंडिया में एक एक्ट लेकर आएंगे, नाम रखा
रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेशंस बनाएंगे, नियम बनाएंगे। और हम ठहरे अनपढ़, हमको इतने पढ़े लिखे काबिल तो थे नहीं, काबिल थे लेकिन समझदार नहीं थे उस हिसाब से जितने चालाक किए थे। रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आइए 1773 में और बोले हम आप इंडियंस को रूल्स एंड रेगुलेशन समझाएंगे, क्योंकि आपको अकल नहीं है, आपको तो काम करना ही नहीं आता ना, आपको ऐसे पता कि न्याय कैसे देना है, ये राजा वाजा के न्याय थोड़ी ठीक होते हैं, आप लोगों को रूल्स रेगुलेशन लॉ के कोई समझ नहीं है, इसलिए हम देंगे। हमें लगा ऐसा ही होगा, शायद हमें ज्ञान ही नहीं है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाए और देखो रेगुलेशंस बना दिए, और ये रेगुलेशंस में कुछ नहीं बनाया, अपने फायदे के सारे काम किए। इन्होंने कहा हम आपके देश में एक बहुत बड़ा कोर्ट बनाएंगे, जिसको क्या नाम दिया गया, 1774 में सुप्रीम कोर्ट। अब जहां बैठे हैं वहीं तो बनाएंगे, कहां बैठे थे ये, कलकत्ता। इस तरह से आपके देश में सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले कहां बना है, किस सन में बना है, किस एक्ट के अंडर बना है, ये सब चलता रहा। और हम लोगों को लगा हाँ ये ज़्यादा पढ़े लिखे काबिल है, ये ठीक करेंगे। हमने इन पे आंख बंद करके विश्वास किया और ये दगाबाजी करने का एक परमिशन लेके और धीरे धीरे काम करते गए। ये 2 पॉइंट याद रखना, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया और सुप्रीम कोर्ट कब बना। इसके बाद इनको लगा कि इंडियंस को और कंट्रोल में कैसे करें, तो इन्होंने 1780, वो कब आया था 1773 ना, उसके 11 साल बाद क्या सन आ गया 1784, एक आदमी था इनका प्रधानमंत्री विलियम पिट्स, उसके नाम पर पिट्स एक्ट आया। यानी उसने कुछ सलाह मशवरे दिए, उनसे कानून बना दिया और इसे कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स आदमी का नाम है। इस 1784 में बहुत चालाकी से इन्होंने अपने काम का बंटवारा किया। ध्यान से समझना, बंटवारा कैसे किया, ये ना सच में तेज दिमाग थे, जैसे हम लोग थे बहुत सादे सरल स्वभाव के, बड़े चालाक और धूर्त टाइप के। इन्होंने अपने काम का बंटवारा कैसे किया, इन्होंने कहा इंडिया में 2 तरीके से स्ट्रांग बनना है, एक तो व्यापार करके प्रॉफिट कमाना है जो कि इनका मेन टारगेट था, एक इनका टारगेट था ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार करना, वाणिज्य और व्यापार। और दूसरा इन्होंने कहा इंडिया में कोई ताकतवर और काबिल राजा नहीं है, इनकी राजनीति पे भी कंट्रोल करना है, लेकिन इनको मिक्स नहीं करना, खिचड़ी नहीं पकानी, अलग अलग काम करेंगे। तो दूसरा इन्होंने पृथक्करण कर दिया, ताकत बांट दी अपनी, एक व्यापार पे ध्यान दो कुछ लोग और दूसरे लोग ध्यान दो इनके राजनीतिक, इनके पॉलिटिकल जो ये इश्यूज है ना, इनमें कैसे हम हावी हों और कैसे हम सारा टारगेट करके अपने अंडर ले लें, क्योंकि अभी आपके छुटपुट राजा थे, ऐसा नहीं कि आपका खत्म हो गया सब कुछ। व्यापार देखने और राजनीतिक काम देखने के लिए 2 अलग इन्होंने बोर्ड बना दिए। ये देखो कितनी प्लानिंग कर रहे हैं, हमने कभी ऐसी बातें सोची भी नहीं और ये प्लानिंग कर रहे हैं। व्यापार करने वालों को कह दिया आपको सारी डायरेक्शन देगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें कुछ पढ़े लिखे काबिल लोग ब्रिटेन से आएंगे, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, भाई इसमें व्यापार करो, क्योंकि व्यापार सारे बराबर नहीं होते। चाय का व्यापार बहुत पैसा देता था, अफीम का व्यापार बहुत पैसा देता था, कपड़े का व्यापार पैसा कमाता था, सब बराबर नहीं थे। तो आप लोग पढ़े लिखे काबिल लोग सोचो व्यापार में कैसे प्रॉफिट ज्यादा करें, बस आपको ये सोचना है, आपको दूसरी कोई बात सोचनी नहीं। दूसरों को काबिल तुम्हें देखना है, इंडियंस को अंदर से कैसे कमजोर करें, इनमें फूट कैसे डाली जाए, कहां पे किसको पैसा खिलाएं, कैसे इनके राजा को या तो मार दें या तो अपने फेवर में कर लें। और ये काम दे दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। तो इन्होंने 2 बोर्ड बना दिए, एक को नाम दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक को नाम दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये सब प्लान तरीके से चल रहा है। और इस टाइम सोचो हम इंडियंस कितने सादगी भरे, हमको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है देश में। ये बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ लोगों की टीम सिर्फ व्यापार से पैसा कमाओ, जितना हो सके अपने देश में पैसे को भेजते रहो, अपने देश की अमीरी बढ़ाने के लिए। और तुम्हें दूसरा कोई काम नहीं है सिवाय पैसे कमाने के। तुम्हें सिर्फ एक काम है, कैसे यहाँ के गद्दारों से हम मिलें, कैसे इनको इन्हीं के खिलाफ लड़वाएं और कैसे इनके राजाओं को सीधा करके या तो मरवा दें और नहीं तो फिर अपने अंडर लेके और अपने नौकर की तरह रखें। ये दोनों अपना अपना मिशन बना के काम पे निकल पड़े। कौन से एक्ट के बाद, तब तक आप कुछ सोच भी नहीं सकते, तो ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। पिट्स इंडिया एक्ट के टाइम पे ये था कि हाँ इंडिया में अब इनकी कहीं ना कहीं एक धाक जमेगी, क्योंकि देखो जो प्लानिंग से काम करता है ना वो हमेशा कामयाब होता है। हमने कभी प्लानिंग नहीं की इसलिए हम नाकामयाब रहे। इन्होंने हर चीज़ को बहुत देखा, जांचा, परखा और फिर आगे बढ़े। इसके बाद 1793 में ये फिर से एक एक्ट लेकर आए और उसके बाद तो इन्होंने एक झड़ी लगा दी। 1813 में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट आया, इसको ध्यान से सुनना। इसके हर 20 साल बाद एक्ट आया और ये ना अपनी महारानी से परमिशन लेते रहे। जैसे पैसा कमा के जब महारानी के देश में जाएगा तो महारानी खुश हो गई, अरे हमारे देश में कितना पैसा आ रहा है, कौन है ये, BIC। तो महारानी ने कहा 15 साल इनका काम बढ़ा दो, 20 साल इनका काम और बढ़ा दो। चार्टर था ना स्टार्टिंग में, कितने साल का था, 15 साल। अब महारानी खुश है क्योंकि महारानी के तो देश में कमाई का साधन बन गया, जहाज भर भर के सोना लाद के ले जा रहे हैं, कपड़े ले जा रहे हैं, मसाले, तो महारानी खुश है, महारानी को कोई दिक्कत नहीं। 1813 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट लाए ये अंग्रेज। और अब इनको लगने लगा कि ये इंडियंस थोड़े थोड़े ना दिमागदार से हो गए और इनको फील हो रहा है कि हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। किसी को आप कितना बेवकूफ बनाओगे, कभी तो फील करेगा मुझे बेवकूफ बनाया। 1813 में इन्होंने भलाई के चक्कर में क्या कहा कि हम आप इंडियंस को क्योंकि समझ नहीं है, आपके ऊपर एजुकेशन के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च करेंगे, आपकी शिक्षा के ऊपर। बड़ी अच्छी बात, हमें लगा देखा कितने अच्छे हैं, हमें भी पढ़ाना चाहते हैं, ये चाहते हैं हम भी पढ़ लिख जाए, बहुत अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा आपके देश में ना लोग बहुत पिछड़े हुए हैं और कैसे कैसे भगवानों की आप पूजा करते हैं, क्या आपका धर्म है, हम आपको अच्छे धर्म का ज्ञान देंगे, ये आपका धर्म बहुत पिछड़ा और पुरातन टाइप का है। तो इन्होंने अपने यहाँ से प्लान करके ईसाई मिशनरीज भेज दिए, जिनका टारगेट ही था भारत में ईसाई धर्म को हर एक घर तक पहुंचा देना, तुम्हारे धर्म की कमियां गिनाना और ईसा मसीह की बड़ाई गिनाना, ताकि धीरे धीरे हमें लगे कि हाँ यार हमारा धर्म तो बड़ा बकवास है और ईसाई धर्म बहुत अच्छा। ये सब इतनी प्लानिंग के तहत हो रहा था कि हमें पता ही नहीं चल पाया और धीरे धीरे हमारे सनातन धर्म को खत्म करते चले गए और अपने धर्म को बढ़ाते चले गए। ये सब प्लान्ड था, प्री प्लान था दिमाग में कि 200 साल बाद भारत ऐसा बन जाएगा। तीसरा इन्होंने कहा
अब महारानी को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा और महारानी को लगा कहीं ये BEIC के व्यापारी हमसे भी ऊपर ना हो जाएं, ऐसा ना हो इंडिया क्योंकि बहुत अमीर है, ये पैसा खा के और महारानी को ही नीचे कर दें कि महारानी की क्या प्रॉपर्टी तो हमने बनाई है इंडिया जाके। महारानी को ये भय था और इसलिए महारानी ने कहा BEIC अब तुम अकेले नहीं करोगे व्यापार, अब व्यापार के लिए हम और कंपनियों को भी परमिशन देंगे। तो BEIC ने कहा देखिए हम तो कब से काम कर रहे थे, अब जाके मौका मिला पैसा कमाने का, अब ऐसा ना करें। तो महारानी ने कहा ठीक है करो व्यापार, मना नहीं कर रहे, दो चीज तुम्हारी, बाकी सब खुला, जिसका मन करे व्यापार करे। एक तो तुम चाय के व्यापार पर एक अधिकार रखो, जितनी चाय जाएगी वर्ल्ड में वो तुम करोगे व्यापार। और चाय आप जानते हैं कितना बड़ा बिजनेस था, हम इंडियंस को चाय के बारे में नॉलेज ही नहीं थी, हमें चाय किसने बताई थी? BEIC। चाय कभी भी हमारा पेय पदार्थ बेवरेजेस में नहीं थी, चाय कहवा था हमारा, चाय नहीं थी। इन्होंने ऐसी आदत डाली, आज 2021 में आप देखो आपके देश में भीख मांगने वाला आदमी भी ना पैसे लेके भीख में और चाय पीता नजर आएगा। देखिए ना भिखारी कैसे चाय पीते रहते हैं। आपके देश का राष्ट्रपति भी चाय पीता है। ये चाय का एडिक्शन आपके देश में किसने लगा दिया? और आज वर्ल्ड में सबसे बड़े चाय के उत्पादक हम हैं, हमसे ज्यादा चाय कोई पैदा नहीं करता, जिसका कि हमें कुछ पता ही नहीं था। तो उनको कहा कि चाय का एक अधिकार आपका। दूसरा, ये चीन के ऊपर भी व्यापार करते थे। जैसे हम और चाइना में जमीन आसमान का अंतर है। आज ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी किसकी है? चीन की। ज्यादा एडवांस चीन, इनके वेपन्स, इनके सब कुछ हमसे बढ़िया। कारण पता है क्या है? आपके देश में ये कंपनी कौन से सन में आई थी कोशिश करने? 1600, लेकिन आते आते याद करो इसको 1608 में परमिशन नहीं मिली, फिर 1615 में इनकी जड़ें जमी। आपके तुरंत साथ साथ 1635 में ये चीन भी पहुंच गए थे, क्योंकि इनको तो एक्सप्लॉयटेशन से मतलब था, इनको तो शोषण करना था, कोई देश इनको क्या फर्क पड़ता है। आप और चीन लगभग बराबरी पर इनकी नजरों में आए थे, लेकिन चीन पता है कितना चालाक था। चीन ने इनको शुरू में अल्टीमेटम दे दिया 5 पोर्ट देंगे व्यापार करने के, इससे आगे बढ़े तो व्यापार बंद, फिर व्यापार की अनुमति नहीं मिलेगी। सिर्फ चीन ने इनको 5 बंदरगाह दिए, वहां से सामान ला दो, ले जाओ, और चाहे तुम उतरो या तुम ना उतरो तुम्हारी मर्जी, हम 5वें से आगे बढ़ने पर तुम्हें भगा देंगे। लेकिन आपके देश ने क्या किया? जहां तक ये थे उससे और अंदर और अंदर और अंदर, पूरा देश ने इनको पकड़ा दिया। इसीलिए आप और चीन अलग हैं। चीन बहुत समझदार था। चीन ने कहा विदेशी ताकत एक लिमिट तक व्यापार करेगी, विदेशी हमारे सिर पे चढ़ के नहीं बैठेंगे। और आपके देश में गद्दारों ने राजा बनने के चक्कर में कह दिया कि आज बंगाल पे अधिकार कर लो, और चाहो तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ले लो, फिर आप ही के गद्दार मैसूर का राजा इनको बना देंगे और फिर पूरा भारत इनकी टेरिटरी। इसीलिए हम पीछे हैं और चीन आगे। चीन उस टाइम भी समझदार था। 35 में इसने जब इसके ऊपर अटैक हुआ ना व्यापार के लिए, तो इसने कहा ठीक है व्यापार कर लो, पर सिर्फ 5 बंदरगाह, छठे बंदरगाह की सोचना भी मत। तो इसलिए ना इन्होंने वहां बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया और ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर आप भी समझदार होते, कलकत्ता से इनको चलता कर देते 1757, इनकी कहां औकात थी ये उड़ीसा, बिहार और दिल्ली तक घुस पाते? ये तो कलकत्ता से इनकी एंट्री हुई ना। कलकत्ता में वो दगाबाज गद्दार आदमी मीर जाफर, पूरे देश का नक्शा इनको पकड़ा गया। चीन इस मामले में चालाक निकला। आप में और उसमें ये अंतर था और इसलिए ये अंतर आज तक दिखता है। चलो वापस चलते हैं। तो इन्होंने कह दिया कि तुम कौन कौन सा व्यापार कर लोगे अकेले? एक तो चाय और एक चीन के साथ। चीन से पता है क्या व्यापार था इनका? अफीम, ओपियम, जो ड्रग्स में काउंट होता है ना। ये कितने चालाक थे, देखो उस टाइम पे भी ड्रग्स का व्यापार करते थे ये BEIC बहुत धूर्त, बहुत चालाक, बहुत तेज दिमाग लोगों की कंपनी थी। इन्होंने कहा अफीम सिर्फ हम बेचेंगे, ड्रग्स उस टाइम पे बेचते थे ये 1600-1700 में, और भारत से चाय अकेली हमारी कंपनी लेके जाएगी, कोई और चाय में और ड्रग्स के व्यापार में नहीं घुसेगा। BEIC की ये बात महारानी ने मान ली और कहा कपड़े में व्यापार कर लो या बाकी किसी में व्यापार कर लो, लेकिन चाय और चीन का व्यापार में एकाधिकार, मोनोपोली चलेगी सिर्फ एक कंपनी की। कौन सी कंपनी की? तीनों बातें समझ में आ गई? आपके देश में धर्म पे कुठाराघात होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। कौन से मिशनरी आ गए यहाँ? और अब ये सब लीगल है क्योंकि कंपनी बड़े तरीके से इस काम को कर रही है। अब एक अच्छा पॉइंट था कि 1 लाख रुपए किसकी शिक्षा खर्च होंगे? तुम्हें लगता है ये इतने बेवकूफ़ हैं कि तुम्हारे ऊपर 1 लाख खर्च करें? इन्होंने पता क्या बहाना मारा? इन्होंने कहा जी हम खर्च तो कर देते, 20 साल बाद 16, ये कब की घटना है? 1813, 20 साल बाद नया चार्टर आएगा 1833 में। तो 20 साल का मतलब 20 लाख रुपए, बहुत बड़ी रकम है। इनसे पूछा गया हाँ जी 1813 में आप कह रहे थे 1 लाख 1 साल में लगाएंगे, लगा दिए, पढ़ा लिखा दिया ये? तो बोले जी हम लगा तो देते, लेकिन एक दिक्कत हुई, हमें पता ही नहीं चला इन इंडियंस को क्या पढ़ाएं, इन इंडियंस में से किसे पढ़ाएं और इनको कैसे पढ़ाएं। हमें ये समझ में नहीं आया क्या पढ़ाएं, मतलब अब ये तो पढ़ते हैं रामायण, वेद, पुराण, उपनिषद, और हम पढ़ते हैं मैथ, साइंस, फिजिक्स, तो इनको क्या पढ़ाएं? अब ये क्वेश्चन, ये झूठ बात है दिखती हुई, क्या डिसीजन स्टार्टिंग में नहीं ले सकते? 20 लाख खराब करने थे। फिर बोले किसे पढ़ाएं? तो ये इतनी बड़ी आबादी है, करोड़ों लोग, सब तो नहीं पढ़ सकते 1 लाख में। अमीरों को पढ़ाएं, गरीबों को पढ़ाएं, गाँव के लोगों को पढ़ाएं, शहरियों को, हमें नहीं पता कैसे पढ़ाएं। तो ये इंडियंस अंग्रेजी तो जानते नहीं, ये तो या तो अपनी मातृभाषा बोलते हैं या हिंदी, तो हमें नहीं समझ में आ रहा है इनको कौन सी भाषा पढ़ाएं। ये तो बैक बेंचर बतियाने में लग गया ना, सुन ले, ध्यान से पढ़ ले, इस चीज को समझ ले, फिर किताब में कुछ नहीं आना वरना। तो 3 क्वेश्चन के आंसर कंपनी क्या कहती है हमें नहीं पता चला जी। कब से नहीं पता चला इनको? 13 से। 20 साल बाद इनको समझ में आया कि हमें 3 क्वेश्चन के आंसर नहीं मिले। कोई बात नहीं, हमें फिर भी समझ नहीं थी। अंग्रेजी राज में महारानी ने कहा तुम कर क्या रहे हो वहाँ? ना तुम उनको पढ़ाते लिखाते, ना तुम उनको काबिल बना रहे, तुम वहाँ सिर्फ पैसा कमाने गए हो। तो उन्होंने एक आदमी भेजा जिसका नाम था लॉर्ड मैकॉले। ये बड़ा पढ़ा लिखा और उस टाइम का अंग्रेजों के लिए तो बहुत इंटेलिजेंट है ही। इसने इन 3 क्वेश्चंस के आंसर दिए और इसने कहा इंडियंस को क्या पढ़ाएं? तो कहा इनके वेद पुराण पढ़ा के हमें क्या फायदा, हमारा टारगेट है यहाँ से नौकर निकालना, ये हमारे नौकर बने, इस लायक बना दो। अब ये नौकर बनेंगे तो ये तो अपने तिलकधारी जटाधारी टाइप के लोग हैं, ये अच्छे नौकर भी नहीं बन सकते। इनको इतना पढ़ा लिखा दो कि ये तिलक धारण करना और वो जो भगवान में भक्ति है थोड़ी सी कम हो जाए और ये हमारी बातों को सुनने और मानने लग जाए। तो इनको थोड़ा थोड़ा मैथ्स और साइंस पढ़ा देते हैं ताकि इनकी ये भगवान की भक्ति वाली जो भावना है इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएं। आदमी जितना पढ़ा लिखा होगा उतना अंधभक्ति कम करेगा ना, अगर असलियत में पढ़ा लिखा। साइंस
साइंस और मैथ्स पढ़ने वाले बच्चों का दिमाग खुल जाता है, तो यहाँ आदमियों को मैथ्स साइंस पढ़ा दो। ज्यादा मत पढ़ाना कहीं हमारी सिर पे बैठ जाए, इतना पढ़ा देना कि इनकी मोटी बुद्धि में बस इतना आ जाए कि मैं थोड़ा बहुत कमा के अंग्रेजों को दे सकूं। फिर कहा किससे पढ़ाएं, तो कहा ये 3 तरीके के हैं, अमीर, गरीब और एवरेज। गरीब का दिमाग बेसिकली थोड़ा कम होता है क्योंकि उनको माहौल अच्छा नहीं मिलता। एवरेज को पढ़ाएंगे तो वो हमारे सिर पे बैठ जाएगा। अमीरों को पढ़ाएंगे, अपनी लायकियत दिखाएंगे, अमीर हमेशा हमारी चमचागिरी करेंगे, तो अमीरों को पढ़ा देते हैं। किसे का मतलब अमीर को पढ़ा दो, क्या का मतलब मैथ्स और साइंस। कैसे पढ़ाएं, तो हमें क्या फायदा, इनकी मातृभाषा आगे बढ़ा के अपनी अंग्रेजी में पढ़ाएंगे ताकि इनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आ जाए और ये हमारे इंस्ट्रक्शंस को सुन के समझ भी सकें और हमारी बातों को फॉलो कर सकें। तो ये 3 आंसर किस आदमी ने दिए। इसलिए आप कहते हो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक है लॉर्ड मैकॉले। ये एग्जाम में आता है, फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। कौन है ये, लॉर्ड मैकॉले। जब ये लॉर्ड मैकॉले आया है ना, तो आपके देश में बहुत सारा सिस्टम बदलेगा। कौन से एक्ट के बाद आया ये, 33। अब ध्यान से सुनो, मत लिखो, मैं लिखवा दूंगी, पहले समझो चीज को। 1833 के इस चार्टर एक्ट के बाद एक बहुत बड़ी घोषणा की गई और कहा गया अब जो आदमी, मैंने आपको कल शायद 3 प्रेसिडेंसी बताई होंगी जहां इनकी ज्यादा चलती थी, मद्रास, बंबई और कलकत्ता। इन्होंने तगड़ी वाली एंट्री कहाँ की थी, कलकत्ता। अमीर था वो इलाका, कामधेनु गाय थी। अब देखो क्या करेंगे ये, अब ये कहेंगे जो कलकत्ता का मुखिया है ना, पहले ये कहेंगे वो इन तीनों का मुखिया है। इन तीनों को संभालने के लिए गवर्नर बनते थे पहले, जैसे आज आपका राज्यपाल है, हर राज्य को संभालता है। तो इनके 3 गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ कलकत्ता, गवर्नर ऑफ बंबई और गवर्नर ऑफ मद्रास। आज का चेन्नई, तब का मद्रास। बाद में इन्होंने कहा ये तीनों अपनी अपनी चलाते हैं, इससे बढ़िया इनमें से एक हेड ये बना दो। तो उन्होंने कहा ये गवर्नर जनरल है, मतलब सबके साझे का गवर्नर। बंबई का एक गवर्नर, कलकत्ता का एक गवर्नर, मद्रास का। लेकिन इन तीनों को अपना मुखिया कौन मानना है, कहाँ वाले को, कलकत्ता। मैंने तुम्हें सीईसी पढ़ाया था, इलेक्शन कमिश्नर, याद है 3 थे, 1 2 3। क्या बताया था, ये सबसे ताकतवर है। 3 से 2 पे जाते हैं, 2 से 1, 1 रिटायर होता है, बताई थी ना ये बात। 1 की पावर ज्यादा, सेम ऐसे ही ये 3 है लेकिन पावर ज्यादा कहाँ वाले की, कलकत्ता। नाम क्या लिख दिया इसका, ये गवर्नर जनरल। फिर जब कलकत्ता से खूब पैसा आने लगा, बारिश होने लगी पैसों की, भर भर के जहाज जाने लगे पैसों के और सोने के और सामान के, तो फिर फील किया गया कि कलकत्ता वाले को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना लेते हैं। और फिर इसके नाम के आगे जुड़ गया भारत का गवर्नर जनरल। अब पहला गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछेंगे तो वॉरेन हेस्टिंग्स है। ध्यान से सुनना, जो मैं बता रही हूँ बहुत टफ है, एवरेज बच्चे की समझ में नहीं आता, बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं कलकत्ता की। कलकत्ता में मैंने कल कौन सा नाम लिया था, बड़ा चालाक आदमी था, संधि के टाइम आ गया था, क्लाइव। सबसे पहले कलकत्ता किसने संभाला, क्लाइव ने। लेकिन तब तक ये एक्ट और ये सब नहीं थे, तब तक तो बस लड़ झगड़ के प्रॉपर्टी छीनी थी। क्लाइव काम कर रहा था बंगाल में, कलकत्ता में। अब इसके बाद ध्यान से सुनो, अब बनेगा कलकत्ता में ही गवर्नर जनरल। पहले सिर्फ गवर्नर थे, अब गवर्नर जनरल बनेगा। कौन बनेगा पहला, इस आदमी का नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स। पहला कौन बनेगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये गवर्नर जनरल मतलब कहाँ का है, ये कलकत्ता का। लेकिन ये किसका मुखिया भी बन गया, बंबई का भी और मद्रास का भी। फिर इसने खूब, मतलब इस पोस्ट पे खूब काम हुए। ये पहली बड़ी पोस्ट है, गवर्नर जनरल। बैठेगा कलकत्ता में, काम ये मुंबई का भी देखेगा और मद्रास। वहाँ के गवर्नर इसको अपना हेड मानेंगे, भाई हमारा चीफ है। इसके बाद कलकत्ता में बैठे हुए आदमी को ही कह देंगे आप भारत के गवर्नर जनरल है, भारत के गवर्नर जनरल। ये 1833 के एक्ट में बनाएंगे और इस आदमी का नाम है विलियम बेंटिक। अभी कोई कुछ मत लिखना, सिर्फ सुनना और समझना, ये पेपर में बहुत फंसाएगा वरना तुम्हें। विलियम बेंटिक ये 1828 में आपके देश में था। और आपको अगर पता हो, सती प्रथा का अंत करवाया था राजा राम मोहन रॉय ने। किस आदमी से कहकर, बच्चों की जो बलि दी जाती थी ये बंद करवा दिया था, बलि प्रथा। विलियम बेंटिक ये 1828 से 1835 तक आपके देश में रहेगा। और 1833 के चार्टर एक्ट में जो भी मैं पढ़ा रही थी उसमें कह देंगे अब ये कहाँ का गवर्नर जनरल है, भारत का। यानी पहले 3 गवर्नर थे, कलकत्ता का अलग, बंबई का अलग, मद्रास। कलकत्ता वाले को कहा तू पावरफुल है, तू इनका मुखिया है, तो नाम क्या रख दिया, गवर्नर जनरल, सबको देखेगा तू। फिर कहा तू बहुत पावरफुल है और तू पूरे भारत को देखेगा, तो क्या कह दिया, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, विलियम बेंटिक। और ये 3 जगहों का गवर्नर जनरल कौन बना था, वॉरेन हेस्टिंग्स। आ गई समझ में ये बात। इसके बाद ये घटना जो है 1833 की है, विलियम बेंटिक वाली। इसके बाद आपके देश में 1857 में एक बहुत बड़ी क्रांति करेंगे हम कोशिश करेंगे अंग्रेजों को उखाड़ फेंकें भी ऐसी को, लेकिन हम नाकामयाब रहेंगे। उसमें भी गद्दारी के ढेर एग्जाम्पल आगे जाके पढ़ेंगे। इसलिए अंग्रेजों को लगा कि महारानी को कि ये बेवकूफ कंपनी वाले सब कुछ गवा देंगे, ये इतने मूर्ख हैं कि ये कंपनी को बर्बाद करके और मुंह उठा के चले आएंगे इंग्लैंड, इतनी सोने की चिड़िया हमारे हाथ से ना निकल जाए। तो महारानी ने कहा तुम हटो कंपनी वालों, अब मेरा राज होगा। 57 की क्रांति के बाद 1858 में आपके यहाँ महारानी का राज, ताज का राज, क्राउन का शासन जिसे बोलते हैं। तो कहेगी हम ये पोस्ट नहीं रखेंगे, हम इस पोस्ट का नाम कर देंगे वायसराय। वायसराय का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ किंग, यानी महाराजा तो नहीं आ सकता लेकिन आपके ऊपर महाराजा एक आदमी को बैठा देगा, वो देखेगा आप काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं। तो पहला वायसराय जो बना उसके नाम के आगे लिखते हैं लॉर्ड कैनिंग। इस कैनिंग के टाइम में ही 1857 की क्रांति हुई है। ये 1856 में आपका देश संभालने आया, कंपनी ने भेजा। इस आदमी के टाइम में क्रांति हुई, क्रांति दबा भी दी गई और इसी आदमी को, कंपनी के आदमी को एज इट इज महारानी ने कह दिया ये सारे आदमी हमारे हैं और हम इनकी तनख्वाह देंगे और हम अपने आप देख लेंगे क्या करना है। तो कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल भी है और कैनिंग पहला वायसराय भी है। क्या ये बात समझ में आ गई, क्यों ऐसा, क्योंकि कंपनी के आदमी बदले नहीं, सरकार ने कह दिया यही हमारे आदमी है, बस नाम अब हमारा चलेगा। इसके बाद आप आज़ाद हुए 1947 में और आपको लगा ये तो कहीं ना कहीं नौकर होने का आभास कराता है कि हम तो भैया राजा के अंडर हैं, हम अधीन हैं। तो हमने कहा हम ये पोस्ट रखेंगे ही नहीं, ये हमें बेइज्जती याद दिलाती है। तो कहा अपनी पोस्ट बना लो। फिर तो कहा हम वापस से वही बना लेते हैं, भारत का गवर्नर जनरल।
ये पोस्ट तो पहले भी थी, सेम बना ली वापस। और पहला गवर्नर जनरल आपकी आज़ादी के टाइम पर कौन बना था? माउंट बेटन। 47 के मार्च में आया था माउंट बेटन, ये आपका पहला गवर्नर जनरल है आज़ादी के बाद। वैसे भारत का पहला गवर्नर जनरल बेंटिक था, आज़ादी के बाद बना माउंट बेटन। फिर आपको लगा ये क्यों रहे, 48 में तो उसको जाना था, जून 1948 में, तो आपने कहा हम अपना बना लेते हैं। और जून 1948 में आपने भारत का भारतीय गवर्नर जनरल बना लिया, जिसका नाम था सी राजगोपालाचारी। देखो कितने सारे नाम हैं। और फाइनली 24 जनवरी 1950 को आपने कहा इन सबको बोलते टाइम हमें गुलामी फील होती है, कहीं गवर्नर जनरल, कहीं वायसराय, फिर गवर्नर जनरल, हम इस पोस्ट को खत्म करते हैं। और 24 जनवरी 1950 को आपने एक नई पोस्ट क्रिएट कर ली और आपने कहा आज के बाद हमारे देश का मुखिया क्या कहलाएगा? वो दिन और आज का दिन, अब ये नाम आप यूज नहीं करते, आप कहते हैं भारत का महामहिम राष्ट्रपति, जिसका वरीयता सूची में भी पहला नंबर है, तीनों सेनाओं का प्रधान कमांडर, भारत का पहला नागरिक। तो ये 5 नाम तुम्हें याद रखने हैं। आए समझ में? ये टफ है टॉपिक, दिमाग में बैठा लोगे, समझा लोगे अपने दिमाग को तो फिर आसान है। पहले 3 प्रेसिडेंसी थी, कौन कौन सी? कलकत्ता, बंबई और मद्रास। इन तीनों का एक एक गवर्नर था। कहाँ के गवर्नर को कहा तू पावरफुल है? कलकत्ता। और क्या कह दिया? तू गवर्नर जनरल है। कौन बना पहला? फिर उस कलकत्ता वाले को कहा तू भारत को देखेगा, तो नाम क्या रख दिया? भारत का गवर्नर जनरल। पहले सिर्फ कलकत्ता का था, अलग से बंबई का था, उनमें से एक को कह दिया तू गवर्नर जनरल, फिर कह दिया भारत का। और कौन बना ये? विलियम बेंटिक। कौन से एक्ट में आई ये बात? 1833 में। मैकॉले अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी उसी के बाद 35 में आएगा। नेक्स्ट क्या बनाया गया? वायसराय। वायसराय का मतलब इन प्लेस ऑफ किंग, राजा की जगह। कौन बना पहला? ये कैनिंग महारानी का आदमी है या कंपनी का? ये कंपनी का आदमी है। आदमी ऐसे कैसे रहे? अब जैसे मान लो ये अपना अंबानी अपनी ट्रेंड्स कंपनी को बेच दे, ट्रेंड्स अंबानी की है ना, कपड़ों वाला काम जो देखती है, अगर ये किसी को बेच दे तो जो यहाँ काम कर रहे हैं अलग अलग आउटलेट्स में, ये तो एज इट इज रहेंगे, बस मालिक बदल गया। ऐसा ही आपके साथ हुआ, आपका मालिक बदल गया। 57 से पहले आपका मालिक थी BEIC, अब आपका मालिक है महारानी ब्रिटेन। आदमी नहीं बदला, पोस्ट का नाम बदल गया, तो पोस्ट अब क्या कहलाएगी? वायसराय। कौन है पहला वायसराय? इसके बाद क्या बना? भारत का गवर्नर। जब हम आज़ाद हुए तो हमने कहा वायसराय तो नौकर जैसा लगता है हमें, किसी के अधीन था, हमने अपना पहले अंग्रेजों का बनाया, 48 में कहा अपना बना लेते हैं, और 50 में आपने कहा हटाओ पोस्ट को, नई पोस्ट क्या बना लेते हैं? राष्ट्रपति। सबको क्लियर हो गया ये? अब थोड़ी सी बुक से पढ़ लेते हैं ताकि ये याद भी रह जाए। राजा क्या नहीं होता? अमीर मेन। एक्चुअली वहाँ पार्लियामेंट मेन है, लेकिन दिखावटी प्रधान उनका राजा है, जैसे आपके देश में। एक्चुअली क्या है, पूरे वर्ल्ड में ना देश को जब भी कहा जाता है तो औरतों के नाम से बुलाया जाता है। इसका कारण क्या है? आपने कभी नोटिस किया है पूरे वर्ल्ड में जब कभी किसी देश की इमेज बनती है तो फादरलैंड बोलते हैं या मदरलैंड बोलते हैं? है ना, कोई भी देश आदमी के रूप में नहीं पोर्ट्रे किया जाता, देश को हमेशा औरत के रूप में। इसका कोई लॉजिक होगा ना, क्यों ऐसा किया गया? आदमी क्यों नहीं बना? भारत को पिता कहते हैं, माता कहते हैं? हम नहीं कहते। तुम किसी भी कवि की कविता उठा के पढ़ना विदेशियों के लिए, वो कहते हैं मदरलैंड, वो अपनी जमीन को कभी फादरलैंड कहते ही नहीं। इसका लॉजिक है, साइकोलॉजिकल है ये। आपके सामने अगर 2 ऑप्शन हो, फादर और मदर, मुझे बताओ ज्यादा प्रोटेक्ट करने की जरूरत किसको पड़ती है? माँ को। हमारा पितृसत्तात्मक समाज आज से नहीं, और सिर्फ हम नहीं है, हमसे मेरा मतलब पूरी मानवता, वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज हैं, आप किसी का इतिहास उठा के पढ़ लो, चाहे फ्रांस का, जर्मनी का, या किसी का, ब्रिटेन का, जिसका भी उठा के पढ़ोगे, आप ये देखोगे कि वहां पे उस देश को जब पोर्ट्रे किया तो एक महिला के रूप में किया, सब जगह, फ्रांस ने भी, ब्रिटेन ने भी, आयरलैंड, सब लोगों ने। कारण अगर किसी को मदरलैंड की तरह दिखाते हैं ना, तो सबके मन में, जो जवान लोग हैं उनके मन में आता है कि हमें इसकी क्या करनी है? रक्षा। अगर पिता की तरह पोर्ट्रे करते तो रक्षा की वो फीलिंग ना आती। ये बड़ा साइकोलॉजिकल सोच समझ के प्लान तरीके से किया गया पूरे वर्ल्ड के लिए। आप जिसको देखोगे ना वो कहेगा मदरलैंड, वो अपने आप को फील करता है कि भाई मैं अपने देश का बेटा हूं और मुझे इसकी रक्षा करनी है। ये जितनी वर्ल्ड में क्रांतियां हुई ना, ये इसी फीलिंग का यूज करके की गई हैं कि भाई मदरलैंड फील कराओ, ताकि सबको लगे कि हमें मर मिटना, भाई माँ की तो रक्षा करेगा बेटा। तो सोल्जर्स के मन में ये फीलिंग पॉजिटिव डालने के लिए कहीं फादरलैंड नहीं लिखा, पूरे वर्ल्ड की किसी हिस्ट्री की किताब में हर जगह लिखा है मदरलैंड। तो ये एक लॉजिक है, साइकोलॉजिकल सोच समझ के ऐसा। और ये आपने नहीं किया, कहीं आप सोचो हमने ही बस माता बना रखी है। ये 1500 के बाद ग्रीस के टाइम से भी पहले हिस्ट्री उठा के पढ़ते हैं तो देखते हैं हर जगह मदरलैंड लिखा हुआ है। ये लॉजिक है इसका। चलो पढ़ते हैं फटाफट से। कल हमने कौन से पेज पर पहुंच गए थे? हम 8वें पेज पर ऊपर का पूरा पढ़ लिया ना, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, नियामक अधिनियम। फटाफट से पढ़ेंगे इसको, और जो मेन हो मैं बताऊं उसको अंडरलाइन कर लेना, वो याद भी कर लेना। पहला पॉइंट देखो, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन, भ्रष्टाचार और कुप्रशासन, ये कैसे आ गया था भ्रष्टाचार? मैंने क्या बताया, हर आदमी क्या करता था राजा के पास जाके, 1 लाख दे दे, 2 लाख दे दे, 5 लाख, खूब पैसा खा गए, अमीर देश था, कितना ही पैसा खा लो। तो कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773, एक बार विकास को बोले राउंड लगाया, तुम देखो जिसके पास नहीं है उनको निकाल दो क्लास से बाहर, अंडरलाइन कर लो आगे। भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट, अंडरलाइन कर लो। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, पिलर के आसपास देखो, जिसके पास नहीं करो उनको चलता, इस पिलर के आसपास, यहाँ उधर और उधर दोनों तरफ यही बातें करते हैं जिनके पास किताबें नहीं है। तुरंत चलते जाओ यहाँ से जिसके पास किताब ना हो, पढ़ता जो बच्चा नहीं दिख रहा ना उसको भगाओ यहाँ से, क्योंकि बात करने के लिए क्लास नहीं होती। चलो अगला पॉइंट टिक करो, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें 1 2 3 4 पॉइंट्स लिखे हैं। पहला पॉइंट टिक करना, बंगाल के गवर्नर को बंगाल, मद्रास और बंबई का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जिसके पास किताब नहीं ना, बार बार मत बोलो, इनका टाइम मत खराब करो ना हमारा, क्योंकि बात करने से तुम्हें फुर्सत नहीं है। फिर अंडरलाइन कर लो ये, बंगाल, मद्रास और बंबई का गवर्नर जनरल। अब गवर्नर और गवर्नर जनरल में क्या अंतर है?
गवर्नर नॉर्मल काम, जनरल सबका मुखिया, ये टिक कर लो। फिर इसमें आगे अंडरलाइन करना, पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। नाम लिखा था ना मैंने अभी, ये देखो ये रहा वॉरेन हेस्टिंग्स, पहले गवर्नर जनरल। कहाँ के थे ये? कलकत्ता के। लेकिन कौन कौन सा काम देखते होंगे? कलकत्ता का भी, बंबई का भी और मद्रास का भी। नेक्स्ट पॉइंट टिक मार्क करना, ये अंडरलाइन कर लो, बहुत काम के हैं। अधिनियम के द्वारा, अधिनियम मतलब एक्ट, कानून, कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो आज आपका सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, लेकिन उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट कहाँ था? कलकत्ता में। तो भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट किस एक्ट के बाद बना है? रेगुलेटिंग एक्ट। कब आया था ये? 1773 में। आगे टिक कर लो, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य। आज कितने होते हैं? 1 + 33 लिख लो यहाँ। प्रेजेंट में 1 + 33, तब 1 + 3 थे बस। आबादी भी तो कम थी, लड़ते कम होंगे, केसेस कम होंगे। आगे पढ़ो, मुख्य न्यायाधीश का नाम टिक कर लो, सर एलिजा एम्पे या एमपी। तो फर्स्ट चीफ जस्टिस तो कहना ठीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज, क्या नाम था उनका? एलिजा, सर एलिजा। नेक्स्ट करना, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया। तो ये धीरे धीरे अमीर बनने का क्या तरीका था इनका? ये क्या करते थे? हम लोगों से व्यापार करते थे, वो एक अलग बात। उसके अलावा क्या कहते थे कि हमें गिफ्ट दो, हम विदेशी हैं तो हम आके बैठ जाए, गिफ्ट दो। और गिफ्ट में क्या चाहिए? तो 1 लाख रुपया ले आओ, 5 ले आओ, 10 ले आओ। ये इलीगल और गलत व्यापार था। इसका नुकसान क्या हो सकता था? धीरे धीरे इंडिया इतना अमीर था कि महारानी ब्रिटेन वो नहीं पड़ जाती और ये BIC वाले इतने अमीर बन जाते जिसकी कोई हद नहीं। और मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ के बड़े बड़े जो ये गवर्नर जनरल टाइप के थे ना, जब ये अपने देश गए ना, तो इनके पास अपार संपत्ति थी, इनके ऊपर केस चले, इनके संसद भवन में इनको बुलाया गया और केस किया इनके ऊपर महाभियोग लगाया, इंपीचमेंट, कि तुम इतना रुपया कैसे कमा के ले आए। और ये अपने आप को पता है वहां क्या कहते थे? कह रहे तुम नहीं जानते हो इंडिया कितना अमीर है। वहां नवाब होते हैं और बहुत ज्यादा अमीर होते हैं नवाब, तो वहां के लोग इनको नवाब बोलते थे कि भैया ये तो नवाब की तरह है। उनको नवाब तो बोलना नहीं आता, तो उनको नवाब, कि भाई नवाब मतलब शाही, इसका रहन सहन हो बिल्कुल राजाओं वाला। ये देश आपके सामने कहीं स्टैंड नहीं करता था, ये बिल्कुल सच बात है। आप बहुत ज्यादा अमीर और बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं रईस टाइप का, हमारे यहाँ राजा गले में हाथों में देखे नहीं मुकुट वुकुट सोने के, ये सब सच बातें हैं। आपके देश से जहाज लद लद के सोना गया है ब्रिटेन में, जितना बन पड़ा उतना लूटा इंडिया को, और हमें अकल ही नहीं थी कि हमारे देश से कैसे व्यापार और राजनीति के बहाने पैसा लूटा जा रहा है। अगला पॉइंट देखो, पिट्स इंडिया एक्ट पे आ जाओ, 1784, 11 साल बाद। पहला पॉइंट टिक कर लो, पिट्स इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट लाइन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट इनके नाम पर था। इसके नीचे पॉइंट्स में आना, पहला पॉइंट टिक करो, इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक कामों को यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कामों को का पृथक्करण क्या होता है? अलग, डिवीजन करना, अंडरलाइन करना। कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कामों में भेद, वाणिज्यिक मतलब व्यापार और राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल। बताओ वाणिज्य का टारगेट क्या था? व्यापार का टारगेट था प्रॉफिट, और राजनीति वालों का टारगेट प्रॉफिट नहीं था, उनका था इंडिया में कैसे हमारी एंट्री हो, गद्दारों को ढूंढो, फूट डालने का काम करवाओ और यहाँ की राजनीति में एंट्री कर जाओ। ये 2 अलग बातें हैं। अगले पेज पर आओ, इसमें पहला पॉइंट पढ़ो, इस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अंडरलाइन कर लो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसको कंपनी के व्यापारिक मामले, ये भी अंडरलाइन करो, कंपनी के व्यापारिक यानी प्रॉफिट कमाने का जिम्मा किन लोगों को सौंप दिया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। भाई तुम देखो क्या व्यापार करें, किस चीज में करें। अगली लाइन में टिक करना, राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। तो राजनीतिक वालों का टारगेट प्रॉफिट कमाना है या इंडिया को अंदर से खोखला करना? 2 अलग लोग 2 अलग काम कर रहे हैं। ऊपर अपने आप लिख लो, पहला पॉइंट लिखो, अपने हाथ से लिख लो पर याद रहेगा। लिखो व्यापार, ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार, ट्रेड एंड कॉमर्स, इंग्लिश वाले ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार हिंदी वाले। इसके सामने लिखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जैसे 2 स्लाइड बन गए ना हमारे, एक व्यापार जो क्या करते थे? ट्रेड, इसमें थे बोर्ड ऑफ, कौन थे? डायरेक्टर, डायरेक्शन देते थे भाई किस चीज का व्यापार बढ़ा दें। इनका मेन काम क्या था? व्यापार का काम क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। लिख लो प्रॉफिट कमाना, मुख्य उद्देश्य, मेन टारगेट प्रॉफिट कमाना। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देखना था कैसे ज्यादा पैसा आए, चाय बढ़ा दें या चीन के साथ व्यापार बढ़ा दें या कपड़े का, ये सब इनकी टेंशन। इनको राजनीति राजाओं से कोई मतलब नहीं। सेकंड पॉइंट में लिखो राजनीतिक मामले, पहला व्यापार और दूसरा राजनीतिक, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क लिख लो, पॉलिटिकल वर्क, राजनीतिक। इसमें है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और इनका टारगेट क्या है? कंट्रोल वाले को भारत में, हाँ, भारत को अंदर से खोखला करना, ये मेन टारगेट है इनका। फूट डालो राज करो लिख लो, इस कारण ये काम करते चले गए। तो राजनीतिक लोगों का टारगेट है फूट डालो राज करो, भारत को अंदर से इतना कमजोर कर दो कि आपस में लड़ते रहेंगे। प्रॉफिट तो अपने आप होता ही जाएगा, जब हम खुद लड़ेंगे तो इनका तो प्रॉफिट बढ़ेगा ही। नेक्स्ट पे आ जाओ, 2 लाइन 3 लाइन छोड़ के अगला देखो, इसके माध्यम से द्वैध शासन, दोहरा शासन, 2 तरह का कौन कौन सा शासन? एक शासन वाले क्या चाहते हैं कि हम प्रॉफिट कमाएं, और एक क्या चाहते हैं कि हम अंदर से इनको कैसे कमजोर करें। 1858 तक चलता रहा, तभी तो फूट डालो राज करो हुआ। अगले हेडिंग पे आ जाओ, 1793 का चार्टर एक्ट, बस पढ़ लो। कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को, इसको टिक कर लो, 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। क्या ये कंपनी लगातार अपना कार्यकाल बढ़ाती जा रही थी? ये कब आई थी? 1600 में। कितने साल की परमिशन लेके? इनको आने में और पहली फैक्ट्री लगाने में ही 15 साल लग गए, फिर उन्हें फिर 15 साल 20 साल बढ़ाते बढ़ाते फिर बढ़वा लिया। अगली हेडिंग पे आ जाओ, 1813 का चार्टर एक्ट, ये बहुत काम का है। इसमें ये हमें बेवकूफ बनाने के लिए क्या कहेंगे? आपकी शिक्षा पे खर्च करेंगे, कितने लाख, और साथ साथ में तुम्हारे धर्म में एंट्री करेंगे, और किसको बुला लेंगे यहाँ? ईसाई। और हम देखो कितना महान देश है ये, यहाँ सबको पता है कि सब बाहर से आके बस गए, लेकिन इसके बावजूद जब आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं तो आप कहते हैं इस देश में माइनॉरिटी जितने हैं हम इन्हें बराबरी पर रखेंगे। ऐसा ही हुआ ना, ये विदेशी, आपके देश में कोई ईसाई नहीं था, हमें पता ही नहीं था ईसाई धर्म क्या है। ईसाई धर्म सबसे ज्यादा कहाँ चलता था?
यूरोप में, इनको पता है इनके देशों में, चाहे ब्रिटेन है, आयरलैंड है, कोई भी देश उठा के पढ़ लो, वहाँ हिंदू धर्म नहीं चलता। या तो यूरोप के हिस्से में, निचले हिस्से में ऑटोमन थे। ऑटोमन का मतलब है, कौन लोग थे ऑटोमन बताओ? ऑटोमन साम्राज्य था पूरा। ये लोग थे जिन लोगों ने इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाया। एक अजीब बात है, पढ़े लिखे लोगों को समझनी चाहिए, इस्लाम धर्म का उदय बहुत लेट हुआ। जो ये इस्लाम धर्म था, मुस्लिम जिसको मानते हैं, ये 610 ईस्वी में शुरू हुआ है। 610 का मतलब तुम्हारे यहाँ पे हर्षवर्धन जब राजा था, हर्षवर्धन तो किताबें हैं सारी उनके बारे में, उस टाइम पर एक आदमी ने ज्ञान प्राप्त किया और उसने एक नया धर्म चला दिया। उसने जिस धर्म को जन्म दिया या जो चलाया उसको आप कहते हैं इस्लाम धर्म। और जो इसके फॉलोअर्स हैं, हम कहते हैं कौन सी कम्युनिटी है ये? मुस्लिम्स। इस धर्म में आप ये सोच के देखो कि ये 100 सालों में पूरे वर्ल्ड में फैल गया, पूरे वर्ल्ड में। यूरोप के देशों में आपका धर्म आज तक नहीं पहुंचा। कोई देश नहीं है जो जिसकी थोड़ी बहुत भी बड़ी आबादी अगर कहें 5% 10% हिंदू धर्म को फॉलो करती हो। लेकिन आप देखो, ये मुस्लिम जो कम्युनिटी थी, जो इस्लाम धर्म था, ये यूरोप के एक बड़े हिस्से पर राज करता था। यूरोप पे राज करना कोई मजाक नहीं है। यूरोप के लोग पढ़े लिखे और तेज दिमाग हैं। पूरा ऑटोमन साम्राज्य, जिसमें आज का यूनान, एथेंस, ग्रीस था और ढेर सारी कंट्रीज, इस धर्म ने 100 सालों में अपनी जड़ें इतनी फैला दी कि ये जहां से निकला उसके आसपास की पूरी टेरिटरी, 610 में तो स्टार्ट हुआ, 712 में आपके देश के ऊपर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी आया था, मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी में। और वो दिन था, और 1857 जब आपने अपने देश की क्रांति का लीडर बनाया था बहादुर शाह जफर को। ये 1000 सालों का भारतीय इतिहास, किस धर्म का बहुत उत्थान हुआ? इस्लाम। मध्यकाल जिसको आप कहते हैं ना, इस टाइम हिंदू राजा गिनती के नहीं थे। आपके देश में हिंदुओं का राज नहीं था। 1000 साल तक आपके देश में इस धर्म ने राज किया। उससे पिछली राजनीति जब पढ़ते हैं इतिहास, तो इंडिया में सिर्फ 3 धर्म थे। सबसे पुराना धर्म था सनातन धर्म, जिसका ये पता ही नहीं कि कब स्टार्ट हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ, जिसको आगे जाके हम लोगों ने कौन सा धर्म नाम दे दिया? हिंदू। ये हिंदू धर्म ही क्यों, कौन सा धर्म है? सनातन। सनातन जिसका स्टार्टिंग ना पता हो कि किसी एक आदमी को ज्ञान मिला, जैसे हमें पता है इस्लाम में एक आदमी को ज्ञान मिला, बौद्ध धर्म में एक आदमी को, हाँ प्रॉफिट कह लो या मोहम्मद साहब कह लो, एक ही बात है, ऐसे ही बौद्ध धर्म का एक आदमी को ज्ञान हुआ, जैन का। इस धर्म का हमें कुछ नहीं पता है कब से आया, हजारों सालों से है या सदियों से है, जब इंसान आया तभी ये धर्म आ गया। इस धर्म की जड़ें सिर्फ इंडिया के आसपास थी, और इस इंडिया में भी जो प्राचीन काल था ना, सिर्फ इसमें आपको ये मेन डोमिनेशन में दिखा। जैसे ही आपके ऊपर विदेशी अटैक हुए, जिसको आपने नाम दिया, हमारा कौन सा काल स्टार्ट हो गया हिस्ट्री का? मध्यकाल। मध्यकाल में 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक आपके देश में सिर्फ एक कम्युनिटी ज्यादा उभरी थी, वो थी मुस्लिम कम्युनिटी, मुसलमान, इस्लाम धर्म। और उसके बाद तो फिर अंग्रेज आ गए। फिर 1857 की क्रांति के बाद से आप 1947 तक पढ़ते हैं कि ना तो मुसलमानों का राज रहा और ना हिंदुओं का, ये तो फिर महारानी ब्रिटेन का राज था। पर आप इस चीज को समझने की कोशिश करो कि हिंदू धर्म का फैलाव उतना नहीं था जितना किस धर्म का था? इस्लाम धर्म यूरोप के देशों तक पहुंचा। और कितने सारे देश हैं जो पूर्ण रूप से इस्लामिक कंट्री हैं, वो 100% इस्लाम धर्म को ही चला रहे हैं। इससे ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि जब ये पॉइंट पढ़ रहे हो ना आप, जिसमें हम बात कर रहे हैं ईसाई धर्म के, ये सब प्लानिंग का हिस्सा होते हैं। आपके देश में कोई ईसाई नहीं था, लेकिन आज आपके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईसाई भी आप ही के देश का पार्ट हैं। यानी अंग्रेजों के उस टाइम के जो ईसाई मिशनरी थे, उन्होंने हमारी आबादी को भी क्या बना दिया? ईसाई। ये बहुत बड़ी प्लानिंग होती है। जो ये पुर्तगाली आए थे ना, इतने चालाक थे, ये बहुत थोड़े से आए थे, मुट्ठी भर। तो किसी ने कहा तुम यहाँ कितने दिन टिकोगे, ये इंडियंस तुम्हें टिकने नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा तुम देखते जाओ, 1000 साल के अंदर अंदर हमारी पॉपुलेशन यहाँ बहुत बढ़ जाएगी, तब अपने आप हमारा यहाँ राज होगा। और ऐसा ही किया इन पुर्तगालियों ने आके, और 1510 में आपके गोवा को छीन लिया, गोवा के राजा को मार के भगा दिया, और गोवा को बोले हमारी टेरिटरी है। और जो गाँव इनके एरिया में आ गए ना, वहाँ इन्होंने बैन कर दिया सती प्रथा को। कोई भी औरत जिसका हस्बैंड मर गया, इसको जलाना नहीं है, अगर ऐसा करते मिले तो सजा मिलेगी। सारी विधवा औरतें, अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, विधवा औरत को ना तो कोई अपने घर में रखे उसके घर वाले, ना ससुराल वाले, तो वो कहाँ जाएंगी? फाइनली सती प्रथा को बंद करवा के उन विधवा औरतों से इन पुर्तगालियों ने शादी की। और जो अगली पीढ़ियां बनी, जैसे 100 साल 200 साल बाद एक बड़ी आबादी इन पुर्तगालियों की गोवा के आसपास बन गई। तभी तो ये छोड़ के नहीं जा रहे थे। 1947 में जब आपने अंग्रेजों से अपना देश छीना ना, 1961 तक गोवा पे कौन बैठे हुए थे? दिल्ली से फौज गई थी, मारकाट हुई, गोलियां चली, बहुत सारे पुर्तगाली मारे गए। तब जाके इन्होंने फाइनली सोचा कि अब इंडिया हमारे कंट्रोल से बाहर है, अब हमें भागना पड़ेगा। नहीं तो पुर्तगाल विदेश था आपके देश के अंदर, एक छोटी सी कंट्री थी जिसको गोवा कहते थे। 61 में जाके गोवा आपको मिला, और आपके मन में भी डर था, आपने तुरंत इसको स्टेट नहीं बनाया। 1987 में जाके आपने गोवा को अपना स्टेट कंसीडर किया। तो सोचो कितने साल तक इनका दबदबा था यहाँ। पहले 61 में मारकाट के इनको भगाया, और फिर स्टेट नहीं बनाया कि कहीं जनता हमारे एंटी हो जाए। स्टेट कब बनाइए? 1987 में। चलो जल्दी से अगला पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट देखो, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। पहले कंपनी अकेली थी, किसने भेज रखी थी? महारानी ब्रिटेन ने। अब महारानी ब्रिटेन को शक हुआ कि ये तो बहुत पैसा खाते हैं और कल को ये हमारे ही सिर पे बैठेंगे, तो क्या कहा, तुम अकेले व्यापार नहीं करोगे, 2 व्यापार तुम अकेले कर लो। कौन कौन से? एक चाय और एक चीन। चीन के कितने पोर्ट थे इनके पास? 5। चीन चालाक था, इनको अंदर नहीं घुसने दिया। नेक्स्ट टिक करना, यद्यपि उसके चीन में एकाधिकार, ये काम का पॉइंट है, चीन में एकाधिकार और चाय के व्यापार के अधिकार चलते रहे। यहाँ चीन के एकाधिकार के पास लिख लो, केवल कुछ बंदरगाहों पर। चीन बहुत समझदार था, जब हम बेवकूफ बन गए ना, तब चीन डटा रहा कि मेरे देश में एंट्री नहीं करने दूंगा। BEIC ने कोशिश वहां भी खूब की थी। 1635 चीन के ऊपर कब्जे की कोशिश थी, और 1615 आपके ऊपर। आप क्योंकि गद्दारों का देश था यहाँ बहुत बड़ा, हमारे यहाँ आसानी से एंट्री, उन्होंने अब तक अपनी संस्कृति को बचाए रखा। नेक्स्ट टिक करना, सेकंड पॉइंट, इस एक्ट द्वारा ईसाई धर्म प्रचारक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी आपके देश में क्रिश्चियंस की आवाजाही आसानी से लीगल हो गई। ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार की स्वतंत्रता।
अगला पॉइंट पढ़ लो। इस एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्देश दिए गए कि वो भारतीय शिक्षा पर, इसको अंडरलाइन करना, शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए, क्या बहाना मारा इन्होंने 20 साल तक, क्या पढ़ाएं, किसे पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, हमें समझ में नहीं आया। यहाँ लिख लो, ये लिखो, क्या पढ़ाएं, किसे पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं। ये झूठ बात थी बिल्कुल, इनको सब पता था, जानबूझ के 20 लाख बचा गए। क्या पढ़ाएं, किसे पढ़ाएं, कैसे, इसका आंसर कौन आदमी देगा? इन तीनों का आंसर देगा मैकॉले। और मैकॉले क्या कहलाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक। अब ये सब आ जाएगा नीचे, देखो अगला पॉइंट पर आ जाओ। 1833 का चार्टर एक्ट, इसमें पहले पॉइंट की सेकंड लाइन पहली पढ़ लो बस। इस एक्ट ने कंपनी को अगले 20 सालों के लिए फिर से नया जीवन दिया। अगली लाइन में टिक करना, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। पहले कंपनी को पूरा व्यापार अकेले करना था, फिर 13 में क्या बोले, 2 तुम्हारे, बाकी सब खुला। कौन कौन से तुम्हारे? एक चाय का और एक चीन का। चीन में कौन सा व्यापार? अफीम का, ओपीएम, बस इनका यही काम था, वहां से अफीम लाते और बेचते। नेक्स्ट टिक करना, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसी लाइन में आगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट पॉइंट भी टिक करना, बंबई और मद्रास के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया। अब सिर्फ कहाँ का गवर्नर पावरफुल है? बंगाल का। अगली टिक कर लो, भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार। 2 पॉइंट छोड़ दो, तीसरा टिक कर लो, सबसे पहले लॉर्ड मैकॉले को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया। मैकॉले के पास लिख लो, फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ये बहुत बार आता है, फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, लॉर्ड मैकॉले। कौन से 3 क्वेश्चन का आंसर देगा ये? क्या पढ़ाएं, किसे पढ़ाएं, कैसे, जो कब से थे क्वेश्चन? 1813 से। ये 35 में उनके जवाब देगा। इसके बाद 1 पॉइंट छोड़ के अगला टिक करना, इस चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए एक ओपन कंपटीशन का आयोजन शुरू करने की कोशिश की, यानी इंडियंस भी उस टाइम पे सिविल सर्वेंट बन जाए, आज का आईएएस। लेकिन अंग्रेज नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, 20 साल इस बात को दबाए रखा। पढ़ लो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण लागू नहीं, टिक कर लो, लागू नहीं। 33 में इंडियंस को सिविल सर्वेंट बनाने की बात उठी, पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा, अरे भैया ऐसे तो फिर गड़बड़ में आ जाओगे, मना कर दिया। नेक्स्ट टिक कर लो, 1843 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। और यहाँ ऊपर तुम्हें 2-3 बातें लिखनी है, लिखो सबसे ऊपर, लिखो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन ये। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा, इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा। पहले सुन लो मैग्ना कार्टा क्या है, ताकि तुम्हें रटना ना पड़े। मैग्ना कार्टा 1215, बहुत सालों पहले महारानी ब्रिटेन, उस टाइम महारानी थी, इनके नाम पर एक आज्ञा पत्र निकाला था। बहुत सारी बातें लिखी थी इसमें लोगों ने सोच के, उस टाइम के बड़े बड़े लोगों ने, और फिर पूरे में ढिंढोरा पिटवाया। ढिंढोरा देखो, ढोल के साथ महाराज ने आज्ञा दी है, इस टाइप से। बहुत पुरानी बात है, 1215 तो हजारों साल पहले। आज्ञा पत्र में कुछ बातें लिखी थी जिनको सबको मानना था। इसको इंग्लिश में कहते हैं मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा, हिंदी में हम कहते हैं आज्ञा पत्र। तो इंग्लिश एजुकेशन में जो बातें माननी थी, इसे कहा गया इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा। ये किसको कहा गया? 1853 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, ये पिट्स नहीं सॉरी, वुड्स डिस्पैच, वुड्स डिस्पैच, ये लिख लो यहाँ पर। आज्ञा पत्र मैग्ना कार्टा समझने के लिए बताया, मैग्ना कार्टा यहाँ मत करना, सिर्फ समझने के लिए बता दिया। ये पेपर में खूब आता है, बहुत ज्यादा बार। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? 1853 के वुड्स डिस्पैच को। चार्ल्स वुड्स नाम के एक आदमी ने रिपोर्ट बनाई थी, ये चार्ल्स वुड्स, इसी को कहते हैं मैग्ना कार्टा। अंग्रेजी शिक्षा का जनक एक आदमी कहलाता है मैकॉले, और मैग्ना कार्टा पूरा अधिकार पत्र जो था वो किसकी रिपोर्ट थी? वुड्स की। नाम क्या है इस आदमी का? चार्ल्स वुड्स। तो चार्ल्स वुड्स डिस्पैच को, जो चार्ल्स वुड्स ने रिपोर्ट बनाई, इसे कहते हैं भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। और अगर फादर पूछ लेंगे तो मैकॉले। अब जल्दी से तुम्हें 2-3 चीजें पिछले बोर्ड पे से लिखनी है, ये लिख लो कहीं भी। इस बुक के ना स्टार्टिंग के पेज पे लिख लो, जो बिल्कुल स्टार्टिंग का पेज है, जहां जगह खाली है। पहले ही पेज पर देखो, ये 5 क्वेश्चन बहुत काम के और बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। पहला पॉइंट लिख लेना, कलकत्ता में क्लाइव था, कलकत्ता में क्लाइव। क्लाइव के पास ब्रैकेट में लिख लो प्लासी का युद्ध और इलाहाबाद की संधि, ये सब क्लाइव ने किया। प्लासी का युद्ध 1757 और इलाहाबाद की संधि 1765, अगस्त 1765। इसके बाद जल्दी से लिखो गवर्नर जनरल, पहला जो बना, कहाँ का बनता था गवर्नर जनरल? हमेशा कहाँ का? कलकत्ता का ही बनेगा, और कोई बन ही नहीं सकता। पहला लिख लो, कलकत्ता का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, यानी ये तीनों का मुखिया बन गया। कलकत्ता वाले कहते तो जनरल है, तो तीनों के ऊपर हावी है। नेक्स्ट है भारत का गवर्नर जनरल, ये कब बना? 1833 के चार्टर एक्ट में, विलियम बेंटिक। भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। बेंटिक के पास ब्रैकेट में लिख लो सती प्रथा का अंत करवाया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। सती प्रथा का अंत बेंटिक ने करवाया था 1829 में, 1829 में। तीसरा लिखो, भारत का वायसराय इन प्लेस ऑफ किंग, ये कैनिंग था। इसी के टाइम में 57 की क्रांति हुई थी, कैनिंग 1857 की क्रांति। और स्वतंत्र भारत लिखना चौथे पॉइंट में, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल माउंट बेटन, आज़ादी के बाद 47 के बाद स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल माउंट बेटन। ये माउंट बेटन ना अंतिम वायसराय भी है, क्योंकि वायसराय की पोस्ट पे ही बैठा था ये आके। और लास्ट लिख लो, भारत का इंडियन गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। इंडियन है तो राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत का है तो माउंट बेटन। आज इतना ही पढ़ते हैं।